सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो आज के वीडियो लेक्चर के अंदर हम करेंगे जो हमारा टॉपिक है ऑक्सीडेशन नंबर। देखो, जो ऑक्सीडेशन नंबर जो हमारा टॉपिक है ये एनटीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर। अब जो आपकी नॉर्मल एनसीईआरटी बात करें, सीबीएसई बात करें, उसमें डायरेक्टली ये टॉपिक गिवन नहीं है कि फाइंड ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ गिवन कंपाउंड, बट हमें उससे बहुत हेल्प मिलती है। अब जैसे देखो, कई बच्चे बोलते हैं कि सर जो हमारा जो चैप्टर है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, इसके अंदर बहुत सारे रिएक्शंस हैं और इन रिएक्शंस को याद कैसे रखा जाए। अब कई बच्चे बोलते हैं जैसे सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला कैसे बनेगा सर, सोडियम नाइट्रेट फॉर्मूला कैसे बनेगा, फिर NaCl फॉर्मूला कैसे बनेगा उसका। तो कोई भी अगर हमें कंपाउंड गिवन है उसका फॉर्मूला कैसे बनेगा वो हम कहां देखेंगे, वो हम आज के लेक्चर में देखेंगे कि ऑक्सीडेशन नंबर अगर हमें फाइंड करना आ गया तो हमें किसी भी कंपाउंड का फॉर्मूला बनाना आ गया। क्लियर। तो जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो हमें डायरेक्टली तो नहीं हेल्प कर रहा, डायरेक्टली तो एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएगा कि फाइंड ऑक्सीडेशन नंबर, बट हमें उससे हेल्प जरूर मिलेगी अपना कंपाउंड का फॉर्मूला बनाने में, अपने केमिकल रिएक्शंस को स्टडी करने में, उनको लर्न करने में। क्लियर। और सेकंड थिंग, जो हमारे टाइप्स ऑफ रिएक्शन में एक और रिएक्शन है वो है रेडॉक्स रिएक्शन। अब रेडॉक्स रिएक्शन का जो क्वेश्चन है बिना ऑक्सीडेशन नंबर के भी हो जाते हैं और ऑक्सीडेशन नंबर के साथ भी होते हैं, पर जब हम उसको बिना ऑक्सीडेशन नंबर के करते हैं सो उसमें चांसेस होते हैं कि हमारा क्वेश्चन गलत हो सकता है। ठीक है। बट अगर हम उसको ऑक्सीडेशन नंबर के साथ करें कि ऑक्सीडेशन नंबर से हम बताएं कि वो हमारी रिएक्शन रेडॉक्स है या फिर वो रेडॉक्स नहीं है, ठीक है, तो उसके बेस पे क्या होगा, जो हमारी इक्वेशन है वो 100% क्या होगी, बिल्कुल करेक्ट होगी। उसके बेस पे हम इजीली बता सकते हैं और जल्दी बता सकते हैं और सही से बता पाएंगे कि जो हमारा रेडॉक्स रिएक्शन है वो किस टाइप की रेडॉक्स रिएक्शन है वो। क्लियर। तो जो ऑक्सीडेशन नंबर है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 11th में भी आते हैं वैसे टॉपिक है, 11th में तो बहुत थोड़ा ज्यादा वास्ट लेवल पे डिस्कस करेंगे, बट यहाँ पे भी हम उतना स्टडी करेंगे जितना जिससे हमारे क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाए। सो ऑक्सीडेशन नंबर या फिर इसको ऑक्सीडेशन स्टेट भी बोलते हैं। किसी के में फाइंड करें ऑक्सीडेशन स्टेट। देखो, मैं आपको डेफिनेशन बाद में बताऊंगा, पहले देखते हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर एक्चुअल में है क्या या फिर ऑक्सीडेशन स्टेट है क्या वो। देखो, हमें पता है कि लेट्स से कि हमारे पास NaCl का कंपाउंड है, NaCl। क्लियर। ओके। अब देखो NaCl है हमारे पास। अब ये NaCl कैसे बना होगा, जो NaCl है ये NaCl का जो लैटिस है वो कैसे बना होगा। देखो, NaCl के अंदर क्या है, एक सोडियम का एटम है और एक क्लोरीन का एटम है। NaCl के अंदर क्या है, एक सोडियम का एटम और एक साथ में क्या है, क्लोरीन का एटम है। क्लियर। अब देखो, सोडियम का एटॉमिक नंबर हमें पता है कितना होता है, वो 11। सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, वो होता है 17। क्लियर। और 9th क्लास में हमने पढ़ा था कि जो फर्स्ट ऑर्बिट है, फर्स्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे, 2। सेकंड में कितने जाएंगे, 8, और बचे हुए बाकी जो भी होगा 2 8 के अकॉर्डिंग हम उसको करेंगे। ठीक है। सो 2 फर्स्ट में चले गए, सेकंड में 8 गए, थर्ड में कितने बचे, 1। तो एक ही क्या होगा, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा। एक क्या होगा, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्लोरीन की बात करें सो 2 8 और 7। क्लोरीन के कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। क्लियर। ओके। देखो, सोडियम के पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, क्लोरीन के पास एक इलेक्ट्रॉन की क्या है, कमी है। देखो, हमने कहा था ना कि कोई भी कंपाउंड कब स्टेबल होगा, जब वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेगा। ऑक्टेट का मतलब है कि उसके जो आउटर मोस्ट शेल है ना, आउटर मोस्ट ऑर्बिट है, उसमें 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, उसमें 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। अब सोडियम के आउटर मोस्ट में 1 है, क्लोरीन के आउटर मोस्ट में 7 है। सोडियम को 7 और चाहिए, सोडियम कितने चाहिए, 7 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, और क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। ठीक है। अब देखो, सोडियम या तो 7 इलेक्ट्रॉन गेन करे या फिर 1 इलेक्ट्रॉन क्या कर दे, लूज कर दे। सोडियम या तो 7 इलेक्ट्रॉन गेन करे तब इसके 8 बनेंगे, या फिर जो ये वाला इलेक्ट्रॉन है यही इसको क्या कर दे, लूज कर दे, तब भी कितने बन जाएंगे, इसके 8 बनेंगे। ठीक। अब देखो, 7 इलेक्ट्रॉन गेन करना क्या है, मुश्किल है, नहीं हो पाएगा ये। 1 इलेक्ट्रॉन लूज करना क्या है, आसान है वो। ठीक है। तो सोडियम क्या करेगा, यहां से 1 इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा, लूज करेगा। ठीक है। अब देखो, जैसे सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो सोडियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 10। अब क्या होगा इसका, 2 8। अब आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, 8। देखो, जैसे सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, सोडियम के ऊपर चार्ज क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। सोडियम के ऊपर चार्ज आएगा पॉजिटिव। हमें पता है कि अगर किसी के पास इलेक्ट्रॉन आते हैं, इलेक्ट्रॉन के ऊपर कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज। तो अगर किसी के पास इलेक्ट्रॉन जाएंगे उसके पास नेगेटिव चार्ज जाएगा। अगर किसी से इलेक्ट्रॉन दूर जाएंगे तो मतलब है कि नेगेटिव चार्ज चला गया, तो फिर पॉजिटिव बढ़ गया वहां पे। ठीक है। ऐसे ही क्लोरीन,
अब क्लोरीन के 7 इलेक्ट्रॉन लूज करना मुश्किल है और 1 इलेक्ट्रॉन गेन करना क्या है, आसान है ये। तो क्लोरीन क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। 1 इलेक्ट्रॉन गेन करने पे क्लोरीन के कितने इलेक्ट्रॉन बन जाएंगे, 18। तो ये कितने हो जाएंगे, 2, 8 और 8। अब आउटर मोस्ट में कितने हैं, 8 है। और हमें पता है कि क्लोरीन जैसे ही इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो क्लोरीन के ऊपर चार्ज क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। क्लोरीन के ऊपर चार्ज क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। ठीक है, ओके। तो क्लोरीन के ऊपर क्या चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज आ गया। क्लियर। अब देखो सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और क्लोरीन के ऊपर क्या है, नेगेटिव चार्ज। हमें पता है कि जो अपोजिट चार्ज होता है, अपोजिट चार्ज के बीच में क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। क्लियर। तो यहाँ पे क्या होगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी। अब उसी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से क्या होगा, जो Na पॉजिटिव है वो Cl नेगेटिव से क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा और क्या बना देगा, ये NaCl बनाएगा। क्या बनाएगा, वो NaCl बनाएगा। क्लियर। सो हुआ क्या यहाँ पे, जो सोडियम था, सोडियम के पास 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा था, सोडियम के पास 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा था। और क्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन थे आउटर मोस्ट में, 7 इलेक्ट्रॉन थे। तो सोडियम का मैंने आउटर मोस्ट का 1 इलेक्ट्रॉन दिखा रखा है। क्लोरीन के आउटर मोस्ट कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7। तो सोडियम ने क्या किया, 1 इलेक्ट्रॉन अपना क्लोरीन को दे दिया। सोडियम ने क्या किया, अपना 1 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दिया। जैसे 1 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दिया तो सोडियम के ऊपर पॉजिटिव और क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव आ गया। ठीक है, और इनके बीच में क्या हुई, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हुई और उससे क्या बन गया, ये NaCl बन गया। ठीक है। अब देखो, अब मैं पूछूं कि सोडियम का जो है वो ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है। ऑक्सीडेशन नंबर या फिर ऑक्सीडेशन स्टेट होता है कि किसी एक कंपाउंड में एक पर्टिकुलर एटम के ऊपर कितना चार्ज है, किसी एक कंपाउंड में एक पर्टिकुलर एटम के ऊपर कितना चार्ज है, दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन नंबर या फिर ऑक्सीडेशन स्टेट। देखो NaCl देखने में तो हमें क्या लग रहा है, न्यूट्रल लग रहा है। बिल्कुल, देखने में तो क्या लग रहा है, न्यूट्रल, क्योंकि ओवरऑल हैवी है न्यूट्रली। बट हमें पता है कि इसके अंदर सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, क्लोरीन के ऊपर क्या है, नेगेटिव चार्ज है। सोडियम के ऊपर कैसा चार्ज है, पॉजिटिव, और क्लोरीन के ऊपर क्या है, नेगेटिव चार्ज। क्लियर। तो अगर मैं बोलूं कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सोडियम, सोडियम का कितना आएगा, +1 आएगा, क्योंकि उसके ऊपर क्या है, एक चार्ज है। और कौन सा चार्ज है, वो +1 चार्ज है। ऐसी बात करें तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्लोरीन कितना आएगा, वो -1 आएगा। क्यों, क्योंकि क्लोरीन के ऊपर क्या है, एक नेगेटिव चार्ज है। अब ओवरऑल एटम तो कैसा है हमारा, ओवरऑल कंपाउंड तो क्या है, न्यूट्रल है। बट सोडियम के ऊपर पॉजिटिव है, क्लोरीन के ऊपर क्या है, नेगेटिव। तो इसी को ही हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर बोलते हैं। ठीक है। देखो, अगर हमें किसी का ऑक्सीडेशन नंबर पता हो, अगर हमें पता किसी का ऑक्सीडेशन नंबर है, तो उसको हम इजीली क्या कर सकते हैं, उससे इजीली हम क्या कर सकते हैं, कंपाउंड की फॉर्मेशन कर सकते हैं, उससे इजीली हम कंपाउंड फॉर्म कर सकते हैं। क्लियर। तो यही है ऑक्सीडेशन नंबर, कि एक पर्टिकुलर कंपाउंड के अंदर कि एक एटम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है। क्लियर। उसके ऊपर चार्ज कितना है, दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन नंबर। क्लियर। सो क्या आएगा, इट इज डिफाइंड एज अ charge present of an atom in a given compound is known as oxidation number या फिर oxidation state। क्लियर। कि किसी एक पर्टिकुलर एटम के ऊपर एक कंपाउंड में कितना उसके ऊपर चार्ज है, दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन नंबर। जैसे NaCl में सोडियम के ऊपर पॉजिटिव है, क्लोरीन के ऊपर क्या है, नेगेटिव है। ठीक है। देखो, इस तरह के आगे हम पढ़ेंगे वैसे, इस तरह के बॉन्ड को बोलते हैं हम आयनिक बॉन्ड। ठीक है, अभी ज्यादा नहीं करना, बस ये देख लो कि यहाँ पे इस तरह के बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं, आयनिक बॉन्ड बोलते हैं, कि इनके बीच में आयनिक बॉन्ड बना है। ठीक है। अब देखो, होता क्या है कि कई बार क्या होता है कि यहाँ पे तो क्या हुआ, सोडियम ने कंप्लीटली अपना एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दिया क्लोरीन को। यहाँ पे तो क्या हुआ, सोडियम ने अपना जो इलेक्ट्रॉन है वो कंप्लीटली ट्रांसफर कर दिया क्लोरीन को। बट ऐसा हर बार नहीं होता, कोई एक एटम अपना कंप्लीटली इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं करता। जैसे मैं एक एग्जांपल लूं, लेट्स से कि मेरे पास HF है, हमारे पास क्या HF है। ठीक है। अब देखो, HF के बीच में क्या है, लेट्स से कि अब देखो HF के बीच में एक बॉन्ड बना दिया हमने, कि इनके बीच में एक सिंगल बॉन्ड, के बीच में क्या एक सिंगल बॉन्ड है। ठीक है। अब देखो, होता क्या है कि यहाँ पे हाइड्रोजन और यहाँ पे फ्लोरीन है। ठीक है। अगर हम इसके अकॉर्डिंग देखें कि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है, 1, तो इसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है। अगर हम फ्लोरीन की बात, 9 है। ठीक है। इसके आउटर मोस्ट में कितना आएंगे, 2 और 7। ठीक है। आप सोच रहे होंगे सर यहाँ पे फ्लोरीन के पास 1 की कमी है और हाइड्रोजन के पास 1 एक्स्ट्रा है, तो हाइड्रोजन क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन को देगा
और फ्लोरीन भी खुश हो जाएगा और उससे हाइड्रोजन भी खुश हो जाएगा, ठीक है। बट यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली ट्रांसफर नहीं करेगा फ्लोरीन को। जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली ट्रांसफर नहीं करेगा फ्लोरीन को, ठीक है। तो अगर वो अपना इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली ट्रांसफर नहीं करेगा बट पार्शियल ट्रांसफर करेगा, ठीक है, कुछ इलेक्ट्रॉन जो होगा वो जो हाइड्रोजन अपना फ्लोरीन की तरफ चला जाएगा, ठीक है। देखो होता क्या है यहाँ पे, हाइड्रोजन और फ्लोरीन के बीच में एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है। हाइड्रोजन और फ्लोरीन के बीच में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है। वैसे तो ये जो इनके बीच में बना हुआ है, इनके बीच में कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन हो रही है, वो हम आगे स्टडी करेंगे आगे फर्दर चैप्टर्स में। तो हाइड्रोजन और फ्लोरीन के बीच में क्या इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन क्लाउड के अंदर क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन क्लाउड के अंदर क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब जो ये 2 इलेक्ट्रॉन है, ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, आपस में रोटेट कर रहे हैं। 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, आपस में रोटेट कर रहे हैं, ठीक है। अब क्योंकि जो फ्लोरीन है, फ्लोरीन के ज्यादा पावरफुल है, फ्लोरीन के ज्यादा पावरफुल है, और जो ज्यादा पावरफुल होता है उसको केमिस्ट्री में क्या बोलते हैं, वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। वो क्या ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो फ्लोरीन ज्यादा पावरफुल और फ्लोरीन ज्यादा क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो फ्लोरीन क्या करेगा, जो 2 इलेक्ट्रॉन है ना, 2 इलेक्ट्रॉन उसको ज्यादातर अपने पास रखेगा, उसको क्या करेगा, ज्यादातर अपने पास रखेगा, ठीक है। तो अगर वो इलेक्ट्रॉन को, दोनों इलेक्ट्रॉन को ज्यादातर अपने पास रखेगा, जैसे इलेक्ट्रॉन ये रहेगा, इलेक्ट्रॉन ये रहेगा, तो फ्लोरीन की तरफ ज्यादा है, ठीक है। अब अगर फ्लोरीन अपने पास ज्यादातर इलेक्ट्रॉन अपने पास रखेगा तो फ्लोरीन के ऊपर क्या आएगा, नेगेटिव, और हाइड्रोजन के ऊपर क्या आएगा, पार्शियल पॉजिटिव। फ्लोरीन के ऊपर क्या आएगा, पार्शियल नेगेटिव, और हाइड्रोजन के ऊपर क्या आएगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक है। तो क्यों फ्लोरीन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव क्यों आया, क्योंकि देखो उसके पास कंप्लीट इलेक्ट्रॉन नहीं गया, उसके पास क्या है, पार्शियल इलेक्ट्रॉन गया, तो चार्ज भी क्या आएगा, पार्शियल नेगेटिव। और जितना पार्शियल नेगेटिव फ्लोरीन पे उतना ही पार्शियल पॉजिटिव किस पे आएगा, हाइड्रोजन पे आएगा, ठीक है। ओके, अब देखो HF है, इनके उनके बीच में तो क्या था, आयनिक बॉन्ड है, इनके बीच में हम पढ़ते हैं कोवलेंट बॉन्ड। अभी ये क्या होता है क्या नहीं, आगे ही हम डिस्कस करेंगे, अभी बता देता हूं, टाइप याद कर लो बस। वो आयनिक बॉन्ड है, यहाँ पर क्या है, कोवलेंट, ठीक है। अब ये हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव, फ्लोरीन के ऊपर क्या है, पार्शियल नेगेटिव है, ठीक है। अब देखो जब हम ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे हाइड्रोजन का और फ्लोरीन का, हमें बताना है कि बताओ HF में हाइड्रोजन का और फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या क्या है, ठीक। तो हम क्लियरली बोलेंगे कि हाइड्रोजन का है +1 और फ्लोरीन का है -1। हाइड्रोजन का है +1 और फ्लोरीन का क्या है, -1 है। अब देखो +1 -1, जो ये पार्शियल है ना, पार्शियल को ही हम क्या करते हैं, कंप्लीट चार्ज की फॉर्म में उसको हम लिखते हैं, और कंप्लीट चार्ज को हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर बोलते हैं, ठीक है। एक्चुअल में तो इसके ऊपर पार्शियल चार्ज आए हैं, एक्चुअल में तो क्या है, इसके ऊपर पार्शियल चार्ज है, बट जब हम ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट करेंगे वहां पर हम इसको कंप्लीट चार्ज लेते हैं, कि हाइड्रोजन के ऊपर +1 और फ्लोरीन के ऊपर -1 आया, क्लियर। सो ये है ऑक्सीडेशन नंबर। इसके कुछ रूल्स करेंगे सबसे पहले, कि जो ऑक्सीडेशन नंबर है उसके कुछ पर्टिकुलर रूल्स हैं, उन रूल्स के अकॉर्डिंग करेंगे। सबसे पहले हम रूल्स लिखेंगे, रूल्स लिखने के बाद फिर एग्जांपल्स करेंगे। काफी सारे एग्जांपल्स मैं आपको यहीं पे डिस्कस करा दूंगा, आपको फिर असाइनमेंट दूंगा, आपको डिस्क्रिप्शन में असाइनमेंट मिल जाएगी, ठीक है। वहां पे अपने असाइनमेंट सॉल्व करनी है और असाइनमेंट को सॉल्व करना है, ठीक है। नेक्स्ट फिर आपको उस असाइनमेंट का क्या मिल जाएगा, सोल्यूशन मिलेगा, ठीक है। तो जितने भी मैं आपके क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा, तो वो क्वेश्चन आपने प्रैक्टिस को करनी है, दोबारा करनी है प्रैक्टिस, ठीक है। तो जो क्वेश्चन आपको असाइनमेंट में मिलेंगे वो भी आपने सॉल्व करना। तो हमारा जो सबसे फर्स्ट रूल है, रूल और ऑक्सीडेशन नंबर, रूल्स पढ़ेंगे, क्लियर। तो सबसे जो हमारा फर्स्ट रूल है, इफ एनी एटम present in their if any atoms present in their elemental form then oxidation number of this atom is 0, ठीक है। अगर कोई एटम अपना एलिमेंटल फॉर्म के अंदर प्रेजेंट है, if any atom present in their elemental form then oxidation number of this atom is 0, ठीक है। अब देखो होता क्या एलिमेंटल फॉर्म, लेट्स से कि सिर्फ Na लिखा हुआ है, सिर्फ Na, रिएक्शन के अंदर सिर्फ Na लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं आएगा, ठीक है। अगर सिर्फ Na लिखा हुआ है, लेट्स से कि अगर H2 लिखा हुआ है, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर भी क्या आएगा, 0 आएगा। देखो
इस केस में क्या है, जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन खुद से बॉन्ड बनाएगा, हाइड्रोजन क्या करेगा, खुद से बॉन्ड की फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। अब इस केस में अब मैं बोलूं कि बताओ कौन ज्यादा पावरफुल है, ये कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, यहाँ पे क्या है, दोनों क्या है, सेम है। तो हम ऐसे किसी को नहीं बता सकते कि हाँ ये ज्यादा पावरफुल है या फिर ये ज्यादा पावरफुल है। तो उस केस में क्या होता है, ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, 0 होता है। मतलब अगर कोई एटम या तो अकेला लिखा हुआ है, एटम की फॉर्म में लिखा हुआ है, या फिर वो अपने ही एटम के साथ कंबाइन किया हुआ है, तो उस दोनों केस में ऑक्सीडेशन नंबर क्या रहेगा, 0 रहेगा, ठीक है। इफ एनी एटम प्रेजेंट इन देयर एलिमेंटल फॉर्म। नेक्स्ट में बात करूं O2। अब O2 भी क्या, एक ऑक्सीजन है, दूसरे ऑक्सीजन के साथ है, दोनों ऑक्सीजन आपस में क्या करेंगे, बॉन्ड की फॉर्मेशन की हुई है। जब दोनों ऑक्सीजन आपस में अटैच है, तो उस केस में क्या होगा, दोनों का जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो क्या होगा, 0 होगा। क्लियर। ऐसे बात करें हम, जो फास्फोरस है वो P4 में एग्जिस्ट करता है। जैसे अगर जैसे मैं बोलूं कि आपको हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन गैस, तो हाइड्रोजन हमें H की फॉर्म में थोड़ा ना मिलेगी, हमें H2 की फॉर्म में मिलेगी। जैसे ऑक्सीजन है, हमें पता है कि हम कौन सी ऑक्सीजन ब्रीथ इन करते हैं, O2 की फॉर्म में, ठीक है। तो ऐसे ही जो फास्फोरस है वो P4 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, P4, 4 फास्फोरस कंबाइन करके। और ऐसे अगर हम सल्फर की बात करें तो सल्फर S8 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, 8 सल्फर आपस में कंबाइन कर देते हैं, ठीक है। तो अगर कोई सिंगल लिखा हुआ है या फिर वो अपने ही किसी के साथ कंबाइन किया हुआ है, तो उस केस में ऑक्सीडेशन नंबर क्या रहेगा, हमारा 0 रहेगा। उस केस में कोई ऑक्सीडेशन नंबर नहीं आएगा, उसको हम 0 काउंट करेंगे। क्यों, अगर वो खुद के अकेला लिखा हुआ है तब तो ऑक्सीडेशन नंबर 0 ही है। अगर खुद के साथ भी कंबाइन किया हुआ है तब भी उस केस में क्या होगा, दोनों पावरफुल क्या है, सेम है, तो उस केस में क्या होगा, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, सेम है, तो उस केस में ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, 0 होगा। क्लियर। तो ये था हमारा फर्स्ट रूल। सेकंड रूल की बात करेंगे, ग्रुप 1। देखो हमें पता है कि जो हमारी पीरियोडिक टेबल है, पीरियोडिक टेबल के अंदर क्या है, पीरियोडिक टेबल के अंदर 18 ग्रुप है। जब हम ऐसे, अगर आपने पीरियोडिक टेबल देखी होगी तो पीरियोडिक टेबल कुछ इस तरह से है, इस तरह से पीरियोडिक टेबल है उसको, और नीचे ये है इस तरह से है, ठीक है। तो ऐसे क्या होते हैं, ये जैसे यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 3, ठीक है, यहाँ पे 12 तक आएगा, फिर ये, फिर यहाँ पे 13, और यहाँ पे क्या होगा, 18 तक आएगा। फिर तो जब हम ऐसे हैं, ऐसे बात करते हैं हम ग्रुप्स की, ऐसे किसकी बात करते हैं, ग्रुप्स की बात करते हैं। और ऐसे क्या होते हैं हमारे, जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 और 7 ऐसे हमारे पीरियड होते हैं, ठीक है। ऐसे हमारे ग्रुप्स होते हैं, और ऐसे क्या होते हैं, हमारे पीरियड होते हैं। वर्टिकल क्या होते हैं, ग्रुप्स होते हैं, और हॉरिजॉन्टल क्या होते हैं, हमारे पीरियड्स होते हैं, ठीक है। तो ऐसे होता क्या है कि हमें कुछ ग्रुप्स का याद करना पड़ेगा। तो जो ग्रुप 1 है, ग्रुप 1 के अंदर कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, ग्रुप 1 के अंदर एलिमेंट आएंगे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंशियम। ये ग्रुप 1 के एलिमेंट्स हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रेंशियम। क्या बच्चे इसको याद भी करते हैं कि लीना की रूबी से फ्रेंडशिप, ठीक है, आप इसको याद भी कर सकते हो ऐसे, LINA लीना की रूबी से फ्रेंडशिप। क्या बच्चे बोलते हैं कि लीना की रब से फरियाद, ठीक है। तो जो आपको सुटेबल लगे उसके अकॉर्डिंग आप उसको याद भी कर सकते हो, ठीक है। अब देखो जैसे लिथियम है, अगर हम लिथियम के अकॉर्डिंग चले, लिथियम है, लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना है, लिथियम का एटॉमिक नंबर है 3। क्लियर, ओके। देखो इसके फर्स्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2। फर्स्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2, और सेकंड में 1, तो उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 1 हो गए। ऐसे अगर मैं सोडियम की बात करूं, सोडियम तो हमने अभी किया भी था 11, सो 2 8 1, तो इसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन आए हैं, 1 आए हैं। अगर मैं पोटेशियम की बात करूं, एटॉमिक नंबर कितना है इसका, 19, सो 2 8 8 कितना हो गया, 10 18 और 1, तो इसके भी आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन आए, 1 आए। रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंशियम को भी जब हम करेंगे तो उसके भी आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 1 इलेक्ट्रॉन आएगा, ठीक है। जब देखो अगर इसके आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन आए हैं तो 1 इलेक्ट्रॉन लूज करना पसंद करेगा, ये क्या करेगा, इसके लिए 7 इलेक्ट्रॉन गेन करना क्या है, मुश्किल है, और 1 इलेक्ट्रॉन लूज करना क्या है, आसान है, ठीक है। 7 इलेक्ट्रॉन गेन करना मुश्किल है और 1 इलेक्ट्रॉन लूज करना क्या है, आसान है, ठीक है। तो होगा क्या कि सारे के सारा पूरा ग्रुप 1 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ये लूज करेगा, और जैसे ये 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, +1 चार्ज आएगा, इसके ऊपर क्या आएगा, इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, +1 होगा, ठीक है। तो अगर इनमें से कोई भी अगर लिखा हुआ है किसी एटम के साथ तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना रहेगा, इसका रहेगा हमेशा 1 रहेगा, ठीक है।
देखो होता है कि जो हमारी पीरियोडिक टेबल है, पीरियोडिक टेबल के अंदर हमारे कुछ एलिमेंट्स ही ऐसे हैं जिनका ऑक्सीडेशन नंबर फिक्स है, कुछ एलिमेंट ही ऐसे हैं जिनका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, फिक्स है। कई एलिमेंट्स ऐसे हैं, बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जिनका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, चेंज होता है। वो डिपेंड करता है कि किसके साथ वो अटैच है, किसके साथ उसने बॉन्ड की फॉर्मेशन की हुई है, ठीक है। तो जो ग्रुप 1 होता है, ग्रुप 1 का जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है +1 होता है, ये हमेशा होता है, ऑलवेज। ये क्या होता है, हमेशा होता है। इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है +1 होता है, ठीक है। देखो उसका ऑक्सीडेशन नंबर फिक्स होगा, जो क्या होगा, सबसे ज्यादा पावरफुल होगा, जो क्या होगा, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। और सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, फ्लोरीन है, ठीक है। तो एक तो फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर फिक्स होता है, और साथ में जो ग्रुप 1 और ग्रुप 2 है, सिर्फ उनका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, फिक्स होता है। या तो सबसे ज्यादा जो पावरफुल है, ये सबसे कम पावरफुल है, उन दोनों का ही ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, फिक्स होगा। बाकी सबका क्या होता है, बाकी सबका वेरी करता है, कम ज्यादा होता है उसका, ठीक है। वो बताऊंगा कैसे कम ज्यादा होता है। अभी देख लो कि जो ग्रुप 1 है, ग्रुप 1 का ऑक्सीडेशन नंबर कितना रहेगा, 1 रहेगा। नेक्स्ट हमारा रूल नंबर 3, उसमें बात करेंगे ग्रुप 2 की। ग्रुप 2 में कौन कौन से एलिमेंट है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम, ठीक है। अब देखो जैसे बेरिलियम है, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर कितना है, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर है 4। फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन और सेकंड ऑर्बिट में कितने आएंगे, अगेन 2 इलेक्ट्रॉन। तो बेरिलियम क्या करेगा, या तो 6 इलेक्ट्रॉन गेन करे या फिर 2 इलेक्ट्रॉन क्या करे, लूज करे। 2 इलेक्ट्रॉन लूज करना क्या है, आसान है, ठीक है। ओके, ऐसे जैसे मैग्नीशियम, मैग्नीशियम कितना है, 12 है। सो 2, 8 और 2, 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर देंगे, ये भी लूज करेगा, तो इसके लिए 6 इलेक्ट्रॉन गेन करना क्या है, मुश्किल है, ठीक है। तो जो ग्रुप 2 होते हैं, ग्रुप 2 का जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो कितना होता है, +2 होता है। जो ग्रुप 2 होता है उसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, +2 होता है। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम, ठीक है। कैसे याद करते हैं इसको, कई बच्चे इसको बोलते हैं कि सर बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। कई बच्चे इसको ऐसे बोलते हैं कि बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। देखो जब बेटा कार स्कूटर मांगेगा तो बाप तो राजी नहीं होगा, क्योंकि उसको पता है उसके बाद तो गेड़ियां लगने वाली है। सो बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, बाप तो राजी नहीं होगा। सो एक बच्चे ने मेरे को बताया था कि सर इसको हम ऐसे भी याद कर सकते हैं, बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी। ये थोड़ा ठीक है, ये लॉजिकल भी लग रहा है कि बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी, कन्या सुंदर मांगेगा तो फिर तो बाप राजी होगा, ठीक है। सो ये ग्रुप 1 है, ग्रुप 1 का कितना है, +1 है, और ग्रुप 2 का कितना है, प्लस। देखो फर्स्ट रूल हमने किया कि अगर कोई एटम अपना एलिमेंटल स्टेट में है तो उसका 0 होगा। सेकंड ग्रुप 1 का 1, ग्रुप 2 का 2 होगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट जो रूल है वो है फ्लोरीन का। नेक्स्ट जो रूल है, रूल करेंगे वो फ्लोरीन का करेंगे। फ्लोरीन का हमेशा -1 रहेगा ऑलवेज, इसका +1 रहेगा ऑलवेज, और इसका क्या रहेगा, +2 रहेगा ऑलवेज। मैंने आपको बताया था कि पीरियोडिक टेबल के अंदर कुछ ही एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनका ऑक्सीडेशन नंबर फिक्स होता है, क्योंकि बाकियों क्या होता है, बाकियों का वेरिएबल होता है। अब वो भी बताऊं कि वेरिएबल कैसे होता है। देखो फ्लोरीन है, फ्लोरीन सबसे ज्यादा पावरफुल एटम है अपने पीरियोडिक टेबल में, ठीक है। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ये, ठीक है। अब इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा है, इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन को अपने पास खींचेगा, और अगर इलेक्ट्रॉन को अपने पास खींचेगा तो उसके ऊपर चार्ज क्या आएगा, -1 आएगा, क्योंकि ये सिंगल बॉन्ड बनाता है, ठीक है। तो फ्लोरीन का चार्ज क्या होगा, -1 होगा, हमेशा होगा। ये सबसे ज्यादा पावरफुल है, और ये सबसे कम पावरफुल होते हैं। ये क्या होता है, सबसे कम पावरफुल, मतलब ये सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। तो इनका क्या रहेगा, ये इलेक्ट्रॉन देना पसंद करेंगे इजिली, कोई भी किसी के साथ मर्जी अटैच होंगे इलेक्ट्रॉन ही ले लेंगे, किसी के साथ मर्जी होंगे अटैच तो इलेक्ट्रॉन ही लूज करना पसंद करेंगे। अब फ्लोरीन किसी मर्जी के साथ अटैच होगा तो ये इलेक्ट्रॉन लेना पसंद करेगा, क्यों, क्योंकि सबसे ज्यादा पावरफुल तो ये है, क्योंकि तो किंग है ना। अब अगर किंग किसी के साथ अटैच होगा तो इलेक्ट्रॉन तो उससे लेगा ना, ये इलेक्ट्रॉन अपना कभी नहीं देगा, कभी भी नहीं। तो जो फ्लोरीन है, फ्लोरीन हमेशा उसके ऊपर -1 चार्ज आएगा, और इनके ऊपर हमेशा क्या आएगा, इसके ऊपर +1 और इसके ऊपर +2 आएगा, ठीक है। ओके, अब मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ कि कैसे चार्ज चेंज होता है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट चलो मैं केस लेता हूँ ऑक्सीजन का। नेक्स्ट मैं ऑक्सीजन की बात करता हूँ, ऑक्सीजन की, ठीक है। मैं लिखती हूँ ऑक्सीजन। देखो ऑक्सीजन है, एटॉमिक नंबर कितना है इसका, 8। सो 2 और 6, 2 और 6, ठीक है। अब देखो, अब आप बोलोगे सर इसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है।
आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है 6, तो या तो ये 6 इलेक्ट्रॉन लूज करे या फिर ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या करे गेन करे, या फिर ये 6 इलेक्ट्रॉन क्या करे लूज करे या फिर 2 इलेक्ट्रॉन क्या करे ये गेन करे। ठीक है, अब आप बोलोगे सर इसको 6 इलेक्ट्रॉन लूज करना क्या है मुश्किल है और 2 इलेक्ट्रॉन गेन करना क्या है आसान है। ठीक है ओके, तो अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करने पे क्या आएगा, जो ऑक्सीजन है हमारा, ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज कितना आएगा O2 नेगेटिव आएगा, क्योंकि जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा गेन करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करने पे क्या होगा इसके ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज आएगा। ठीक, इसी को बोलते हैं ऑक्साइड, इसी क्या बोलते हैं ऑक्साइड, इसी क्या बोलते हैं ऑक्साइड बोलते हैं। ठीक है, जनरली होता भी ऐसा है कि 98% ऑक्सीजन के ऊपर -2 ही होता है, 98% का तो ऑक्सीजन में -2 ही होता है। ठीक है, अब देखो वैसे ऑक्सीजन भी पावरफुल है, ऑक्सीजन भी इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ठीक है, अब क्या इससे भी ज्यादा कोई पावरफुल है, हमने बात की ना कि फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ऑक्सीजन से भी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो पीरियोडिक टेबल के अंदर ऑक्सीजन जो फ्लोरीन है वो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, फ्लोरीन के बाद फिर ऑक्सीजन आता है सेकंड नंबर पे। ठीक है, अब देखो अगर ऑक्सीजन बाकियों के साथ अटैच होगा पीरियोडिक टेबल में, अगर ऑक्सीजन बाकियों के साथ अटैच होगा पीरियोडिक टेबल में तो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा ऑब्वियसली, बट अगर ऑक्सीजन फ्लोरीन के साथ अटैच हो गया, अब ऑक्सीजन और फ्लोरीन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है फ्लोरीन है, तो उस केस में क्या होगा फ्लोरीन के ऊपर नेगेटिव आएगा और ऑक्सीजन के ऊपर क्या आएगा पॉजिटिव आएगा। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि ऑक्सीजन पे हमेशा नेगेटिव आए, पॉजिटिव भी आ सकता है, बट उस केस में पॉजिटिव आएगा जब ये फ्लोरीन के साथ क्या होगा ये अटैच होगा। सो वही है कि जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो फिक्स नहीं है, वो डिपेंड करता है कि आप किसके साथ अटैच हो, जो एटम हमारा किसके साथ वो अटैच हो रखा है वो। ठीक है, तो अगर वो ज्यादा उससे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ अटैच है तो उस पे क्या आएगा पॉजिटिव आएगा और दूसरे पे क्या आएगा नेगेटिव। अगर वो अपने से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ अटैच है तो उस पे नेगेटिव आएगा और दूसरे पे क्या आएगा पॉजिटिव आएगा, जैसे ऑक्सीजन के साथ है। ठीक है, अब अगर ऑक्सीजन जैसे H2 बना रखा है वाटर, ठीक है, अब ऑक्सीजन क्या है हाइड्रोजन के साथ अटैच है और हाइड्रोजन क्या है कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ऑक्सीजन के ऊपर क्या आएगा नेगेटिव चार्ज आएगा, ऑक्सीजन के ऊपर क्या आएगा नेगेटिव चार्ज आएगा। वही अगर ऑक्सीजन फ्लोरीन के साथ अटैच हो जाए, वही अगर ऑक्सीजन फ्लोरीन के साथ अटैच हो जाए तब इस केस में ऑक्सीजन के ऊपर क्या आएगा पॉजिटिव आएगा और फ्लोरीन के ऊपर क्या आएगा नेगेटिव आएगा। ठीक है, तो वही देखना है कि हमने अगर वो अपने से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ अटैच है तो उस पे पॉजिटिव, अगर अपने से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ अटैच है तो उसके ऊपर क्या आएगा नेगेटिव आएगा। ठीक है, ऑक्सीजन के लिए 98% का ये रूल लगता है कि ऑक्सीजन के ऊपर -2 चार्ज होता है ऑक्साइड। क्लियर ओके, एक केस और है जब ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज भी होता है, ऑक्सीजन के ऊपर क्या चार्ज होता है नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं परऑक्साइड, इसको हम क्या बोलते हैं परऑक्साइड बोलते हैं। ठीक है, जैसे हमारे पास है H2O2 हाइड्रोजन परऑक्साइड। ठीक है, परऑक्साइड होता कैसे है, जैसे O है, O है, ठीक है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन है, यहाँ पे एक इधर से हाइड्रोजन है और इधर भी क्या है हाइड्रोजन है, इधर भी हाइड्रोजन, ऐसे बनेगा H2O2। ठीक है, अब देखो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन के ऊपर कितना आएगा -1 और हाइड्रोजन के ऊपर कितना आएगा +1। इन दोनों में जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसके ऊपर माइनस और जो ज्यादा इलेक्ट्रो पॉजिटिव है उसके ऊपर पॉजिटिव, इनमें से भी इसके ऊपर +1 और इसके ऊपर -1। ठीक है ओके, अब देखो आपस में क्या कोई चार्ज आएगा, आपस में चार्ज क्या रहेगा सेम रहेगा। ठीक है, तो इसमें ऑक्सीजन के ऊपर क्या चार्ज आ गया -1 चार्ज आ गया, ऑक्सीजन के ऊपर क्या आ गया -1 चार्ज आ गया, इसी को हम क्या बोलते हैं परऑक्साइड बोलते हैं। ठीक है, चलो अब जैसे H2 का एग्जांपल था, H2 में क्या है ऑक्सीजन के साथ 2 हाइड्रोजन अटैच है, तो हाइड्रोजन पे पॉजिटिव ऑक्सीजन पे नेगेटिव, इधर हाइड्रोजन पे पॉजिटिव और ऑक्सीजन पे नेगेटिव, तो ऑक्सीजन पे टोटल चार्ज कितना आ गया -2 आ गया, वही क्या लिखा था मैंने ऑक्साइड लिखा था। ठीक है, तो ऑक्सीजन पे टोटल चार्ज कितना आ गया -2 आ गया, और हाइड्रोजन पे कितना चार्ज है यहाँ पे +1 आया, क्योंकि हाइड्रोजन पे तो हमेशा क्या आएगा प्लस ही आएगा, क्योंकि वो कम पावरफुल है और ये क्या ज्यादा पावरफुल है, ये कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये क्या ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो ऑक्सीजन के ऊपर ज्यादातर तो क्या रहता है -2 रहता है, तो आपने इसी से ही क्वेश्चन को सॉल्व करना है, बाकी ज्यादा केस में आपको नहीं करा रखा है। नेक्स्ट जो रूल हम देखेंगे वो देखेंगे हम हाइड्रोजन के लिए, नेक्स्ट रूल जो देखेंगे हम हाइड्रोजन के लिए देखेंगे। ठीक, अब देखो जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है,
एक ही क्या होगा इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। अब होता क्या है कि जो फर्स्ट ऑर्बिट है, फर्स्ट ऑर्बिट में हमारे 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, ठीक है। अब या तो हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन गेन करे, या तो हाइड्रोजन क्या करे, 1 इलेक्ट्रॉन को गेन करे। जैसे ये 1 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, इसके ऊपर क्या आएगा -1 चार्ज, और इसके बाद 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, ठीक है। या फिर ये क्या करे, 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर दे, तब इसके ऊपर क्या आएगा +1 चार्ज आएगा, ठीक है। तब इसके पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं बचेगा, इसके पास 0 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। दोनों केस में क्या हो जाएगा, ये स्टेबल होगा, ठीक है, क्योंकि ये भी ऑक्टेट कंप्लीट है, ये है ही नहीं, है नहीं तो फिर ऑक्टेट कंप्लीट जैसे ही है वो, ठीक है। तो देखो जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के ऊपर +1 भी आ सकता है और -1 भी आ सकता है। हाइड्रोजन के ऊपर +1 भी आ सकता है और -1 भी आ सकता है, ठीक है। हाइड्रोजन के ऊपर +1 कब आएगा, जब वो अपने से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ अटैच होगा। अपने से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ अटैच होगा तो उसके ऊपर क्या आएगा, प्लस चार्ज आएगा। और अपने से अगर कम इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ अटैच होगा तो उसके ऊपर क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा, ठीक है। तो इससे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होते हैं, इससे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं नॉन मेटल। इससे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होते हैं, नॉन मेटल होते हैं। और ये इससे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होते हैं, वो होते हैं मेटल, ठीक है। तो वही अगर हाइड्रोजन नॉन मेटल के साथ कंबाइन करेगा तो +1 चार्ज, अगर हाइड्रोजन मेटल के साथ कंबाइन करेगा तो -1 चार्ज, ठीक है। तो क्योंकि जो मेटल है, मेटल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, कम होती है। तो जैसे मेटल के साथ अटैच होगा तो उसके ऊपर क्या आएगा, -1 चार्ज। और अगर नॉन मेटल के साथ अटैच होगा तो उसके ऊपर क्या चार्ज आएगा, +1 चार्ज आएगा इसके ऊपर, ठीक है। तो हमने ये देखना है, अगर वो मेटल के साथ अटैच है तो -1 चार्ज, अगर वो नॉन मेटल के साथ अटैच है तो उसके ऊपर क्या आएगा, +1 चार्ज आएगा। तो हाइड्रोजन की ये रूल याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि एक दो की और बात करते हैं जो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। जैसे सल्फर है, क्या है, सल्फर है, ठीक है। अब देखो सल्फर का चार्ज फिक्स नहीं है, सल्फर का चार्ज कम ज्यादा हो सकता है, सल्फर का चार्ज कम ज्यादा हो सकता है, ठीक है। ओके, ऐसे नाइट्रोजन है, पहले मैं आपको नाइट्रोजन का समझाता हूँ। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है, 7 है, 2 और 5। आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन आए, 5 इलेक्ट्रॉन आए, ठीक है। अब देखो नाइट्रोजन या तो ये 3 इलेक्ट्रॉन गेन करे, अगर ये 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो उसके ऊपर क्या चार्ज आएगा, अगर नाइट्रोजन 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो उसके ऊपर क्या चार्ज आएगा, -3 चार्ज आएगा जब ये 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। या फिर ये क्या कर सकता है, ये 5 इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, अगर ये 5 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो उसके ऊपर क्या चार्ज आएगा, +5 आएगा। 3 इलेक्ट्रॉन लूज भी कर सकता है और 3 इलेक्ट्रॉन गेन भी कर सकता है और 5 इलेक्ट्रॉन ये लूज भी कर सकता है। तो नाइट्रोजन का मैक्सिमम चार्ज कितना हो गया, +5, और मिनिमम चार्ज कितना हो गया, -3। इनके बीच में भी लाई कर सकता है ये, ठीक है। तो ऐसे ही जो नाइट्रोजन का चार्ज फिक्स नहीं है, अगर ये अपने से ज्यादा के साथ अटैच है इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ, तब ये क्या होगा, इसके ऊपर पॉजिटिव आएगा। अगर ये अपने से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ अटैच है तो इसके ऊपर क्या आएगा, फिर नेगेटिव चार्ज आएगा, ठीक है। ऐसे बात करेंगे सल्फर की। सल्फर का एटॉमिक नंबर होता है 16, सो 2, 8 और 6, 2, 8 और 6। अब देखो जो सल्फर है, अगर ये 6 इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, लूज कर दे, 6 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा इसके ऊपर क्या चार्ज आएगा, +6, और ये क्या होगा, इसका मैक्सिमम चार्ज होगा। या फिर 2 इलेक्ट्रॉन क्या करें, गेन कर ले, तो ये चार्ज इसका क्या होगा, मिनिमम चार्ज होगा, ठीक है। तो ऐसे ही मैक्सिमम और मिनिमम निकाल सकते हैं। जितने उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ये तो सारे के सारे लूज कर दे तो उसके पास मैक्सिमम चार्ज आ गया। या फिर ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए जितने भी इलेक्ट्रॉन चाहिए वो उसके क्या होंगे, वहां से जो चार्ज आएगा वो उसका मिनिमम चार्ज होगा, ठीक है। तो आपने सिर्फ एक रूल और याद रखना है, और इसमें क्या करना है आपने ना, जो हमारे जो कंपाउंड है, आयंस है, आयंस का अपने ऑक्सीडेशन नंबर याद रखना है, ठीक है। इससे हमें बहुत हेल्प मिलेगी, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयंस, आयंस का आपने याद रखना है। अब देखो हमें पता है कि जो आयंस होते हैं, आयंस के ऊपर क्या होता है, जिनके ऊपर चार्ज होता है उनको हम क्या बोलते हैं, आयंस बोलते हैं, ठीक है। अब आयन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है और नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है, ठीक है। अब अगर उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, अगर उसके ऊपर क्या कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, कैटायन बोलेंगे। अगर उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो उसको क्या बोलेंगे, कैटायन बोलेंगे। अब अगर उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है तब उसको क्या बोलेंगे, एनायन बोलेंगे। और उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो कैटायन, अगर नेगेटिव चार्ज है तो वो एनायन होगा, ठीक है। अब देखो पॉजिटिव चार्ज जैसे एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम का आपने +3 याद रखना है,
एल्यूमिनियम के ऊपर हमेशा क्या होता है, +3 होता है। ठीक है, ऐसे ही जैसे हमारे पास कॉपर है, कॉपर के 2 चार्ज होते हैं, Cu+ और Cu2+। कॉपर के 2 चार्ज होते हैं, या तो कॉपर के ऊपर +1 चार्ज आता है या फिर कॉपर के ऊपर +2 चार्ज आता है। अगर +1 आएगा तो इसको हम बोलते हैं क्यूपरस, +2 आएगा तो इसको हम क्या बोलेंगे, क्यूप्रिक बोलेंगे। अगर +1 आएगा तो क्यूपरस और +2 आएगा तो उसको क्या बोलेंगे, हम क्यूप्रिक बोलेंगे। ठीक है, अस जो होता है वो कम के लिए आता है और इक होता है वो ज्यादा के लिए आता है। ठीक है, ऐसे जो आयरन है, आयरन भी 2 में फॉर्म करता है, +2 में और +3 में। आयरन के ऊपर या तो +2 चार्ज आता है या फिर क्या आता है, +3 चार्ज आता है। +2 आएगा तो उसको बोलते हैं फेरस, +3 आएगा तो उसको हम बोलते हैं फेरिक। ठीक है, और जैसे आपने देखा होगा फेरस सल्फेट, वहां पे क्या लिखा होता है, फेरस सल्फेट लिखा होता है। तो फेरस सल्फेट का मतलब है कि आयरन के ऊपर कितना चार्ज है, +2 चार्ज है। ठीक है, अब मैंने लिखा फेरिक ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड का मतलब क्या है कि वहां पे आयरन के ऊपर कितना चार्ज है, प्लस। एक आपने और याद रखना है, वो है आपका NH4 पॉजिटिव, इसको हम बोलते हैं अमोनियम। इसको क्या बोलते हैं, अमोनियम। NH3 अमोनिया होता है ना, NH3 अमोनिया, तो NH4 पॉजिटिव क्या होगा, अमोनियम हुआ। ठीक है, तो ये कुछ पॉजिटिव चार्ज है जो आपने याद रखने हैं। उसके बाद नेगेटिव की थोड़ी सी लिस्ट बढ़ी है। नेगेटिव हमने काफी सारे रिएक्शंस में स्टडी कर लिए हैं। जैसे अगर हमारे पास आता है सल्फेट, SO4 2 नेगेटिव। देखो जो ये चार्ज है ना, 2 नेगेटिव चार्ज है, ये ऑक्सीजन के ऊपर नहीं है, ना ही ये सल्फर के ऊपर है, ये पूरे के ऊपर है। होल के ऊपर क्या है, ये 2 नेगेटिव है। ये सिर्फ ऑक्सीजन का चार्ज नहीं है, ना ही ये सल्फर का चार्ज है, ये पूरे का चार्ज है। क्या होगा, ये सल्फेट हो, SO4 2 नेगेटिव। ऐसे अगर इसके अंदर हम एक हाइड्रोजन लगा दें तो क्या बनेगा, HSO4 नेगेटिव। इसको याद रखना है आपने, बाइसल्फेट, SO4 2 नेगेटिव सल्फेट, अगर उसमें एक हाइड्रोजन आ गया तो HSO4 नेगेटिव। अब क्या बन गया, ये बाइसल्फेट बन गया। SO4 2 नेगेटिव सल्फेट होता है, SO3 2 नेगेटिव क्या होता है, वो सल्फाइड होता है। SO4 आया सल्फेट, SO3 आया तो सल्फाइड। एक ऑक्सीजन कम हो गया तो हमारा जो 8 है वो क्या बन गया, आइड बन गया। ठीक है, ऐसी HSO3 नेगेटिव, ये क्या बनेगा, बाइसल्फाइड। ये क्या बन जाएगा, बाइसल्फाइड बन जाएगा। ठीक है, ऐसे ही CO3 2 नेगेटिव, CO3 2 नेगेटिव, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे कार्बोनेट, इसको क्या बोलेंगे, कार्बोनेट बोलेंगे। और अगर HCO3 आ जाए नेगेटिव, इसको बोलेंगे बाइकार्बोनेट, इसको क्या बोलेंगे, बाइकार्बोनेट बोलेंगे। ठीक है, और जैसे अगर हमारे पास OH नेगेटिव आ रहा है, हाइड्रोक्साइड, इसको क्या बोलेंगे, हाइड्रोक्साइड बोलेंगे। ठीक है, और जैसे हमारे पास अगर PO4 3 नेगेटिव आ रहा है, इसको हम बोलते हैं फॉस्फेट। ये आपने याद करने हैं। तो इससे क्या होगा, जो आपके क्वेश्चंस हैं, जो आपके केमिकल रिएक्शंस है, जो आपके कंपाउंड्स है, उसमें क्या मिलेंगे, हेल्प मिलेगी। ठीक है, ओके, एक हो गया हमारे पास ये, और NO3 नेगेटिव, इसको हम बोलते हैं नाइट्रेट, जैसे सोडियम नाइट्रेट, ठीक है, सोडियम नाइट्रेट, तो NaNO3। ठीक है, अगर NO3 नेगेटिव आया तो नाइट्रेट, अगर हम एक ऑक्सीजन कम कर दें तो ये क्या बन जाएगा, यही नाइट्राइट। जैसे यहाँ पे सल्फेट सल्फाइड, ठीक है, नाइट्रेट नाइट्राइट, NO3 एक ऑक्सीजन कम करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये नाइट्राइट बन जाएगा। ये क्या तो रखना है, CH3 COO नेगेटिव, इसको हम क्या बोलेंगे, एसीटेट। ये क्या होगा हमारा, तो इसमें एक दो और याद कर सकते हो। जैसे अगर S के ऊपर 2 नेगेटिव लिखा हुआ है, इसको हम बोलते हैं सल्फाइड, और अगर N के ऊपर 3 नेगेटिव लिखा हो, इसको हम बोलते हैं नाइट्राइड। ठीक है, तो ये बस याद रख लो। इतने याद करने से आपके जो कंपाउंड्स है वो इजीली फॉर्म हो जाएंगे, और आपके सारे के सारे केमिकल रिएक्शंस में आपको याद हो जाएंगी, और आपको ज्यादा उसमें रट्टा लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे अब अगर आपसे कोई पूछे कि फेरस सल्फेट का कंपाउंड क्या बनेगा, देखो आपको पता है कि
फेरस को अभी किया हमने, फेरस में कितना चार्ज होता है 2 पॉजिटिव, और सल्फेट वो कितना होता है 2 नेगेटिव होता है। तो कैसे करेंगे, FeSO4 यहाँ पे 2 और यहाँ पे भी 2 से 2 कट के कितना आ गया 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा FeSO4। अब ये तो कंपाउंड फॉर्मेशन तो हमने 9th क्लास में की है, बस हमें चार्ज नहीं याद है। चार्ज अगर हमें एक बार याद हो जाए तो हम इजीली फॉर्म कर सकते हैं। जैसे सोडियम नाइट्रेट, अब सोडियम के ऊपर कितना चार्ज है +1, और नाइट्रेट उसके ऊपर -1, तो यहाँ पे भी 1 यहाँ पे 1, तो क्या करोगे आप यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा NaNO3 सोडियम नाइट्रेट बन जाएगा। ठीक है, तो ऐसे कोई भी आप कंपाउंड की फॉर्मेशन कर सकते हो, कोई भी आपका कंपाउंड यहाँ से इजीली बन जाएगा। जैसे फेरिक ऑक्साइड, बोलते हैं फेरिक ऑक्साइड, तो आपको पता होना चाहिए फेरिक का मतलब कितना है, फेरिक का मतलब है +3, और ऑक्साइड का मतलब कितना, ऑक्साइड का मतलब है ऑक्सीजन पे 2 नेगेटिव, ऑक्सीजन पे 2 नेगेटिव। कुछ मत करो, यहाँ पे 3 लिखो और यहाँ पे क्या लिखो 2, क्योंकि जो हम यहाँ पे लिखते हैं वो सिर्फ हम उसका मैग्नीट्यूड लिखते हैं, यहाँ पे हम चार्ज नहीं लिखते। कुछ कॉमन है इसमें नहीं है, क्या कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, फॉर्मूला क्या बनेगा Fe2O3, दैट इज फेरिक ऑक्साइड। ठीक है, तो इस तरह हम कोई भी फॉर्मूला बना सकते हैं इनसे, और हम कोई भी इजीली केमिकल रिएक्शंस के अंदर अगर हमें कोई नाम से गिवन है इजीली हम उसको सॉल्व भी कर सकते हैं। ठीक है, सो ये थे रूल्स ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करने के। अब इसे कुछ क्वेश्चंस करते हैं, क्वेश्चंस करने के बाद फिर देखते हैं कि उनको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ओके, सोचो यहाँ पे कुछ कंपाउंड्स गिवन है और इनके क्या करने हैं। देखो जो अंडरलाइन एटम है, जैसे यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे ऑक्सीजन है, कार्बन, क्रोमियम, कार्बन, कैल्शियम, आयरन, सल्फर, मैंगनीज, आयरन, ऑक्सीजन। तो जो अंडरलाइन एटम है ना, हमें उसका ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना है। जो अंडरलाइन एटम क्यों है हमें उसका ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो देखते हैं कि हम कैसे इसको 1 बाय 1 इसका फाइंड आउट करेंगे। और आपको जैसे मैं ये 15 क्वेश्चन करा दूंगा, आपको मैं 20 क्वेश्चंस दूंगा भी, और ये 15 क्वेश्चंस करने के बाद उन 20 क्वेश्चंस को आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, ओके। अब देखो मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि अगर आप किसी का भी अगर ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड कर रहे हो, तो जिसका भी कर रहे हो फाइंड, उसको आप एक्स लेट करो, उसको क्या करो, एक्स लेट करो। तो कार्बन का निकाल रहे हैं तो कार्बन का लेट कर लिया हमने, एक्स लेट कर लिया। ठीक है, अब देखो ऑक्सीजन कितने हैं, कार्बन कितना है, एक कार्बन है तो हमने एक ही एक्स लिखा है यहाँ पे। ऑक्सीजन कितने हैं, 2 ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन कितने हैं, 2 है। तो जितने ऑक्सीजन है, हर एक ऑक्सीजन का हमें पता है कितना होता है, -2। हर एक ऑक्सीजन का कितना होता है, माइनस, कितने ऑक्सीजन है, 2 लिख दिया। अब इक्वल टू में क्या करोगे, 0 लिखोगे। अगर कोई कंपाउंड ओवरऑल न्यूट्रल है, ओवरऑल उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, तो इक्वल टू में क्या कर दोगे, 0 लिख दोगे। ठीक है, तो यहां से क्या आएगा, x - 4 = 0, x = +4, x = क्या आ गया, +4। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे कार्बन के ऊपर कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, +4 है। कोई बात नहीं, और एग्जांपल्स करेंगे आपको क्लियर हो जाएगा। एक कार्बन है, इसका निकालना है, उसका एक्स ऐड कर लिया। अब देखो हाइड्रोजन है यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन है। मैंने बताया था कि आपको अगर हाइड्रोजन नॉन मेटल के साथ आएगा तो हाइड्रोजन का +1 काउंट होगा, और अगर हाइड्रोजन मेटल के साथ आएगा तो हाइड्रोजन का -1 काउंट होगा। कार्बन क्या है, नॉन मेटल है, तो हाइड्रोजन का क्या काउंट होगा, +1। कितने हाइड्रोजन है, 4 हाइड्रोजन, = 0। x + 4 = 0 है। x की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे, -4 आ गई। x की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे, -4 आ गई। तो यहाँ पे कार्बन के ऊपर कितना चार्ज है, -4 चार्ज है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट में काउंट करते हैं ऑक्सीजन का, x ऐड कर लिया हमने। फिर देखो वैसे मैं आपको थोड़ा सा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का भी ऑर्डर बता दूं कि जो फ्लोरीन है, फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। फ्लोरीन के बाद कौन आता है, ऑक्सीजन आता है। ऑक्सीजन के बाद नाइट्रोजन और क्लोरीन की ऑलमोस्ट क्या होती है, सेम होती है। बस ये थोड़ा सा याद रख लो, सबसे ज्यादा फ्लोरीन पावरफुल होता है, फिर ऑक्सीजन और फिर नाइट्रोजन और क्लोरीन होता है। ठीक है, H2O में ऑक्सीजन को निकालना है तो उसका हमने x ले लिया। हाइड्रोजन, अब इन दोनों में ज्यादा पावरफुल कौन है, ऑब्वियसली ऑक्सीजन, तो हाइड्रोजन के ऊपर क्या आएगा, +1। कितने हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है, = 0। सो x = -2। तो ऑक्सीजन के ऊपर कितना चार्ज है यहाँ पे, -2 है, तो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 है यहाँ पे।
ठीक है, यहाँ पे देखो कार्बन का निकालना है तो जिसका भी निकालना है उसको एक्सलेक्ट करो। 2 हाइड्रोजन है 3 ऑक्सीजन है, हम कहते हैं कि हर एक हाइड्रोजन का +1 और हर एक ऑक्सीजन का -2, तो +1 × 2 कर दिया मैंने, क्यों? क्योंकि 2 हाइड्रोजन है, और -1 × कितना कर दे 3 कर दे, क्योंकि 3 के यहाँ पे ऑक्सीजन है। सो 2 + x - 6 = 0, x - 4 = 0, और x की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे +4 आ गया, x की वैल्यू क्या आ गई +4। तो H2CO3 में x के ऊपर कार्बन के ऊपर कितना चार्ज है +4 चार्ज है। ठीक है, ऐसे यहाँ पे देखते हैं, जिसका निकालना उसको एक्सलेक्ट करो, जिसका भी चार्ज निकालना उसको क्या करोगे एक्सलेक्ट करोगे। ठीक है, अब देखो, अब आपने क्या करना है, ऐसे केस के अंदर आपको अलग से सल्फर अलग से ऑक्सीजन पुट नहीं करना, आपको क्या करना है यहाँ से अलग से सल्फर अलग से ऑक्सीजन पुट नहीं करना। हमें पता है कि ओवरऑल पूरा का पूरा SO4 के ऊपर कितना होता है सल्फेट के ऊपर -2, पूरा का पूरा सल्फेट के ऊपर कितना होता है -2। सो x - 2 = 0 कर देना है, पूरा का पूरा सल्फेट की जगह -2 आ गया, क्योंकि मैंने बताया था कि जो -2 चार्ज है पूरे के पूरे जो कंपाउंड है उसके ऊपर है। ये x की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से +2 आ जाएगी, x की वैल्यू क्या आएगी +2 आएगी। ठीक है, कैल्शियम में निकालना है, एक्सलेक्ट कर लो, ऑक्सीजन -2 = 0, x की वैल्यू क्या आ गया +2 आ गई। ठीक है, कार्बन का निकालना है, एक्सलेक्ट करो, क्लोरीन के ऊपर कितना होता है -1 होता है। ठीक है, क्लोरीन के ऊपर देखो वहां पे जो ग्रुप 17 है हमारा, ग्रुप 17 एक ग्रुप चाहे और लिख ग्रुप 17 में होता है हमारा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। फ्लोरीन का -1 होता है, इसका जो -1 होता है वो हमेशा होता है, इसका -1 क्या होता है हमेशा होता है। इनका भी -1 होता है पर नॉट ऑलवेज, चेंज हो सकता है क्योंकि ये थोड़ा कम पावरफुल है, कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो क्लोरीन कितना आएगा -1 × 4 = 0, x - 4 = 0, x की वैल्यू क्या आ गया +4 आ गया, x की वैल्यू क्या आ गया +4 आ गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे K2Cr2O7 किसका निकालना है हमें, Cr का निकालना है। Cr क्या होता है क्रोमियम, कितने क्रोमियम है यहाँ पे 2 क्रोमियम है, तो हर एक क्रोमियम में क्या होगा, हर एक क्रोमियम में क्या होगा x होगा, 2 क्रोमियम का 2x। ठीक है, पोटेशियम +1 फर्स्ट ग्रुप का है, तो कितने हैं यहाँ पे 2 हैं, 2 पोटेशियम है ना 2, तो +2 आ जाएगा यहाँ पे। ऑक्सीजन -2 × में 7 = 0, हर एक ऑक्सीजन का -2 कितने हैं 7 है, जैसा कि 2 + 2x - 14 = 0, 2x - 12 = 0। जब इसको सोल्व करेंगे x की वैल्यू क्या आएगी वो +6 आ जाएगी, x की वैल्यू क्या आएगी +6, तो इसका मतलब क्रोमियम कितना है +6 है। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे सल्फर का निकालना है, तो उसको हम एक्सलेक्ट करेंगे। हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन का 1, 2 हाइड्रोजन का 2, तो 2 आ गया। हर एक ऑक्सीजन का -2, 4 कितना होगा -8 = 0, x +6 आ गया। ठीक है, ये वाला एग्जांपल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। MnO4 नेगेटिव किसका निकालना है, मैंगनीज का निकालना है, जिसका भी निकालना है उसको एक्सलेक्ट करोगे। ठीक है, हर एक ऑक्सीजन के ऊपर कितना चार्ज होता है -2 × 4 देखो अब की बार क्या है, MnO4 नेगेटिव के ऊपर, MnO4 के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। MnO4 न्यूट्रल नहीं है, इसके ऊपर क्या नेगेटिव चार्ज है, बाकी सारे क्या थे न्यूट्रल थे, तो बाकी सारे का न्यूट्रल थे तो हमने इसमें क्या पुट किया था 0 पुट किया था, बट ये न्यूट्रल नहीं है, इसके ऊपर क्या है नेगेटिव चार्ज है, तो जितना भी चार्ज होता है उसको हम इक्वल टू में रख देते हैं। अगर उसके ऊपर जितना भी चार्ज होता है उसको हम इक्वल टू में रखेंगे। ठीक है, अगर उसके ऊपर कोई चार्ज है तो इक्वल टू 0, अगर चार्ज है तो इक्वल टू क्या आएगा -1 आएगा। कितना हो गया हमें x - 8 = -1, x क्या आ गया यहाँ से +7। ठीक है, तो जो आयरन है यहाँ पे आयरन को एक्सलेक्ट कर लिया, ऑक्सीजन -2 = 0, x क्या आ गया +2 आ गया। देखो जब आयरन के ऊपर +2 होता है उसको हम बोलते हैं फेरस, तो ये क्या बन गया फेरस ऑक्साइड, क्या बन गया फेरस ऑक्साइड बन गया। ठीक है, इसको हम फेरस ऑक्साइड बोलते हैं। हर एक आयरन x, 2 आयरन कितना होगा 2x - 6 = 0, x की वैल्यू क्या आ गई +3 आ गई। मैंने बताया था कि जब आयरन के ऊपर +3 होगा उसको हम फेरिक बोलेंगे, तो ये क्या होगा हमारा फेरिक ऑक्साइड, ये क्या होगा हमारा फेरिक ऑक्साइड होगा।
Fe3O4। इसके पास आऊंगा, पहले मैं ये करता हूँ। ऑक्सीजन को एक्सेप्ट कर लिया। अब फ्लोरीन, देखो इनमें ज्यादा पावरफुल कौन है? ऑब्वियसली फ्लोरीन है, फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो उसके ऊपर क्या आता है? -1। कितने हैं? 2 है। ऑक्सीजन के ऊपर कितना आ गया? यहाँ पे +2 आ गया। ठीक है, मैंने कहा था ना ऑक्सीजन अगर फ्लोरीन के साथ अटैच होगा तो ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव आएगा, अगर वो किसी और के साथ मर्जी अटैच होता है उसके ऊपर क्या आएगा? नेगेटिव चार्ज आएगा। हर एक ऑक्सीजन x, 2 ऑक्सीजन का 2x आ गया, और फ्लोरीन के ऊपर -2 क्योंकि 2 फ्लोरीन है। सो 2x +2, x क्या आ गया? +1 आ गया। x क्या आ गया? +1 आ गया। ठीक है, अब इसकी बात करते हैं। कितने आयरन है यहाँ पे? 3 आयरन है, तो कितना ऐड करोगे? 3x। हर एक ऑक्सीजन -2, तो कितना आ गया? 8। x की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से? 8/3 आ गई है। ठीक है, बाकी केस में क्या था? बाकी केस में एक प्रॉपर नंबर आ रहा था, मतलब वो डेसिमल में नहीं आ रहा था, बट यहाँ पे क्या आ गया हमारा? ये डेसिमल में आ गया, फ्रैक्शन में आ गया। बाकी सारा क्या था? कोई फ्रैक्शन नहीं था, बट ये क्या है? हमारा फ्रैक्शन के अंदर आ गया। ठीक है, +8/3। देखो अगर ये एवरेज की बात करें, एवरेज तो चलो इसका +8/3 हो सकता है। ठीक है, इसको हम एक तरीके से और सोल्व कर सकते हैं। देखो हमारे पास कितने आयरन है यहाँ पे? हमारे पास यहाँ पे 3 आयरन है। मैंने तीनों को अलग अलग ऐड कर लिया, x + y + z। तीनों आयरन को क्या कर लिया मैंने? अलग अलग ऐड कर लिया। एक आयरन x, 2 आयरन y, 3 आयरन z हो गया। हर एक ऑक्सीजन -2 × 4 = 0। सो x + y + z क्या आ गया? ये 8 आ गया। x + y + z = 8 आ गया। तो तीनों आयरन को कंबाइन करके इसके ऊपर कितने हैं? +8 है। तीनों आयरन को कंबाइन करके इसके ऊपर कितना है? +8 है। मैंने बताया था कि आयरन के ऊपर सिर्फ 2 ही चार्ज होते हैं, ये तो +2 या फिर +3। ठीक है, आयरन या तो +2 की फॉर्म में मिलेगा या फिर क्या मिलेगा? +3 की फॉर्म में मिलेगा। ठीक है, अब देखो इनमें वैल्यू पुट करो, क्या कॉम्बिनेशन पॉसिबल है? क्या कॉम्बिनेशन? देखो पहले कॉम्बिनेशन करते हैं, अगर तीनों के अंदर हम +2 +2 +2 पुट कर दें, +2 +2 +2 कितना आ गया? +6 = नहीं आ रहा। +3 पुट करते हैं, +3 +3 +3 +9 हो गया, ये भी नहीं आ रहा। अगर हम 1 +2 पुट करें और 2 कितने पुट करें? +3 पुट करें, तब बात बन जाएगी। अगर एक हम +2 पुट करें और 2 क्या करें? +3 पुट करें, तब तो बात बन जाएगी। ठीक है, तो होता क्या है कि Fe3O4 में एक आयरन तो मिलता है हमें +2 की फॉर्म में, और 2 आयरन हमें मिलते हैं +3 की फॉर्म में। एक आयरन +2 की फॉर्म में होता है और 2 आयरन किसमें होते हैं? +3 की फॉर्म में होते हैं। ठीक है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? इसलिए हम इसको बोलते हैं फेरिक ऑक्साइड। फेरिक ऑक्साइड मतलब फेरस भी आ गया, फेरिक भी आ गया, इसमें +2 भी आ गया, +3 भी आ गया। इसका एक नाम और होता है, इसको बोलते हैं मैग्नेटिक ऑक्साइड भी बोलते हैं। मैग्नेटिक ऑक्साइड क्यों? क्योंकि ये मैग्नेटिक मूवमेंट शो करते हैं, मैग्नेटिज्म शो करते हैं। ठीक है, बाकी आपने ज्यादा डिटेल में नहीं जाना। ये कुछ मेरे ऑक्सीडेशन नंबर के आपको क्वेश्चंस कराए हैं। इसके बाद आपको असाइनमेंट मिलेगी, वहां पे अपने असाइनमेंट सोल्व करनी है। उसके अराउंड 20 क्वेश्चंस हैं। उसके बाद आपको उसकी सॉल्यूशन की वीडियो मिल जाएगी। अगर आपको ऑक्सीडेशन नंबर सही से निकालने आ गए हैं तो एक तो आप क्या करोगे, आपको कोई भी कंपाउंड फॉर्मेशन में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। सेकंड थिंग, रेडॉक्स के जो क्वेश्चन होंगे, रेडॉक्स के बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं और बहुत अच्छे कंसेप्चुअल क्वेश्चन एग्जाम में आते भी हैं, तो रेडॉक्स के क्वेश्चन हम इससे इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं।